नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्प्रिंग्स की। ठीक है। तो स्प्रिंग्स हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी देखते रहते हैं। इसका एक फ्रीक्वेंट यूज़ सस्पेंशन में होता है ना। व्हीकल्स या स्पेशली मोटरसाइकिल्स में आप देख सकते हैं कि जो रियर सस्पेंशन होता है उसमें आपको 2 कॉइल स्प्रिंग्स दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ स्प्रिंग्स हम टॉयज़ में यूज़ करते हैं, गन्स में यूज़ करते हैं, इवन स्प्रिंग ऑपरेटेड पैन भी आता है। यस। तो आज हम समझेंगे कि ये जो स्प्रिंग है वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करती है, कितना फोर्स कब एक्सर्ट करती है एंड सो ऑन। ठीक है। तो स्प्रिंग्स कुछ इस तरीके से हमें दिखती है। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो आइडियल स्प्रिंग्स सबसे पहले हम ट्रीट कर रहे हैं। तो आइडियल स्प्रिंग्स का मतलब रहेगा दे आर मासलेस। ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि हम जिन स्प्रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं दे आर मासलेस स्प्रिंग्स। ओके। नाउ एक स्प्रिंग को हम बिना किसी फोर्स के सिंपली एक टेबल पे रख देते हैं अपन। ठीक है। कंसीडर ए टेबल जिसके ऊपर एक स्प्रिंग रखा हुआ है और ये टेबल मैं स्मूथ ले रहा हूँ। ओके। तो क्या ये स्प्रिंग अपने एंड्स पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है? सो आंसर इज नो। ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग exert no force on objects attached to its ends. ओके। और बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट इज टेंशन in spring is 0. यस। अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। तो अब नेचुरल लेंथ क्या हो गई? अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग की जो लेंथ है उसे बोलते हैं अपन नेचुरल लेंथ। तो लेट मी राइट नेचुरल लेंथ। सो इट इज बेसिकली length of undeformed spring. Length of undeformed spring. Okay. Now अब समझते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को डिफॉर्म करेंगे तो स्प्रिंग क्या करती है। सो फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग। स्प्रिंग के एक एंड को हम एक वॉल से अटैच कर देते हैं। ठीक है। एंड दूसरा एंड एक ब्लॉक से अटैच कर देते हैं और इसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख देते हैं। स्प्रिंग फिलहाल नेचुरल लेंथ में है। ओके। सो राइट नाउ स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ और इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L है। ठीक है। सो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग क्या होगा? 0। ठीक है। सो दिस इज द नेचुरल लेंथ स्टेट। नाउ इस ब्लॉक को राइट की तरफ हम थोड़ा सा खींचते हैं तो क्या होगा देखिए। तो ये वाला एंड तो यहीं पर रहेगा बट द अदर एंड विल मूव। सो हियर कम्स द ब्लॉक। ठीक है। तो उस सरफेस पे ब्लॉक कुछ इधर आ गया। अब आप देखिए कि आपका ब्लॉक यहाँ तक मूव किया तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक नेचुरल लेंथ है अपनी स्प्रिंग की? यहाँ से यहाँ तक ये आपकी नेचुरल लेंथ है L। और नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन हुआ है फिलहाल एलोंगेशन हुआ है उसे अपन X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हियर X इज डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। Basically in this case it is elongation. ठीक है। तो आप देखिए हमारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है
कि दिस स्प्रिंग विल पुल द ब्लॉक. सो इफ़ यू कंसिडर द ब्लॉक, सो ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा. दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग. सो इन दिस स्टेट स्प्रिंग इसे पुल कर रही होगी, ठीक है, लेफ्ट की तरफ. ऑलराइट. सो ये कैसी स्प्रिंग है अपनी? एक एलोंगेटेड स्प्रिंग है. ये अपनी है अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग. फर्स्ट केस में जो ड्राइंग आप देख रहे हैं. दूसरे केस में जो अपन ड्राइंग देख रहे हैं वो है अपनी एलोंगेटेड स्प्रिंग. ऑलराइट. एंड हम देख पा रहे हैं कि एलोंगेटेड स्प्रिंग अपने एंड्स को पुल कर रही है. अच्छा, ये भी बता दीजिए, क्या ये सिर्फ ब्लॉक को ही पुल कर रही है? नो, एक्चुअली ये इस पर्टिकुलर एंड यानी वॉल को भी इधर पुल कर रही है. दिस इज फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग. ऑलराइट. वेल, थर्ड ड्राइंग समझते हैं. मान लीजिए हमने स्प्रिंग को एलोंगेट करने की बजाय कंप्रेस कर दिया होता. ठीक है, से हमने कुछ इस तरीके से इसे कंप्रेस कर दिया होता. अब आप समझिए, तो नेचुरल लेंथ आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रही है और स्प्रिंग अभी यहाँ पे कंप्रेस हो चुकी है. कितने से कंप्रेस हुई है स्प्रिंग आप वापस से यहाँ देख सकते हैं. सो हियर एक्स इन दिस ड्राइंग, दिस एक्स इज योर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. यस. सो अभी ब्लॉक के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा? तो हम बता सकते हैं कि अभी ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग. साथ ही साथ यहाँ पे जो वॉल है उसके ऊपर भी स्प्रिंग इस तरीके से फोर्स लगा रहेगी, फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग. इन दिस थर्ड केस वेयर इट इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग. ये हमने एक छोटा सा केस स्टडी किया. ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी स्प्रिंग के साथ, कि जब हम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग पुल करती है अपने दोनों एंड्स को. और किधर की तरफ पुल कर रही है? आप खुद ब खुद देखिए किधर की तरफ पुल हो रहा है. ये पुल कर रही है टूवर्ड्स इट्स नेचुरल लेंथ. वेल, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो ये पुश कर रही है. तो पुश भी कैसे कर रही है? जिससे कि वो किस में आ सके? नेचुरल लेंथ में. तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा किस में आना चाहती है? अपनी नेचुरल लेंथ में. ओके. नॉट ओनली स्प्रिंग, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बाद में, तो वहाँ हम सीखेंगे सिर्फ स्प्रिंग नहीं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपनी नेचुरल स्टेट अटेन करना चाहता है. अगर हम उसे डिफॉर्म करते हैं थोड़ा सा और छोड़ देते हैं तो वो वापस उसी स्टेट में आ जाता है. ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो हम वहाँ पे एनीवे देखेंगे. तो आप समझ गए स्प्रिंग क्या करना चाह रहा है. तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और वो स्टेटमेंट होगा दिस वन, दैट स्प्रिंग always tries to attain its natural length. और अगर स्प्रिंग ऑलरेडी नेचुरल लेंथ में है तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है वो अपने एंड्स पे, टेंशन ज़ीरो रहता है. बट हाँ, अगर स्प्रिंग डिफॉर्म्ड है, ठीक है, आइदर एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड, तो वो किस तरीके से फोर्सेस एक्सर्ट करती है जिससे कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ सके. ऑलराइट. वेल, अब हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पे इसी को ब्रेक कर लेते हैं इस पॉइंट को, कि एलोंगेटेड स्प्रिंग pulls objects attached to its ends with equal force called tension in spring. तो लाइक स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग भी अपने दोनों एंड्स को पुल करती थी, स्ट्रिंग सिर्फ पुल कर सकती थी, यस, जबकि स्प्रिंग पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है, पर दोनों एंड को इक्वल फोर्स से करेगी. ठीक है, तो अपन ने क्या समझ लिया यहाँ पे कि एक एलोंगेटेड स्प्रिंग जो है वो पुल करती है,
पुल करेगी तभी वो क्या करेगी, अपनी नेचुरल लेंथ में आ सकती है, अपने दोनों एंड को पुल करेगी। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग पुश ऑब्जेक्ट्स attached to its ends with same equal force, और इसे भी अपन क्या बुलाएंगे, टेंशन, कॉल्ड टेंशन इन स्प्रिंग। तो बेसिकली टेंशन क्या है, टेंशन वही है जिस फोर्स से स्प्रिंग अपने एंड से अटैच्ड ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करता है। तो एलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग पुश करता है। एम क्या रहता है, जिससे कि नेचुरल लेंथ अटेन की जा सके। यहाँ से एक और अपना गोल्डन स्टेटमेंट निकल के आता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होगा, स्प्रिंग, या फिर थोड़ा सा उसे हम करेक्ट करके ऐसे लिखते हैं कि डिफॉर्म्ड स्प्रिंग अप्लाइज equal and opposite force on objects attached to both of its ends। ठीक है, तो ये पॉइंट स्ट्रिंग के जैसा ही है कि ये अपने दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती है। इसे अपन प्रूफ कर सकते हैं, क्यों, तो समझिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी पुरानी ड्राइंग पे, ठीक है। तो ये पुरानी ड्राइंग ही मैं कोई भी केस ले लेते हैं। चलिए मैं केस नंबर 2 ले लेता हूँ यहाँ से, एलोंगेटेड स्प्रिंग का केस। तो लेट्स रीड्रॉ इट एंड चेक। तो ये केस है कि अपने पास एक स्प्रिंग है और वो एलोंगेटेड स्टेट में है। ओके, हियर इज द ब्लॉक, और यहाँ पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ स्टेट है, दिस इज नेचुरल लेंथ स्टेट, एंड दिस स्प्रिंग इज elongated बाय सम x। तो हमें पता है कि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को क्या कर रही होगी, स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुल कर रही होगी। सो दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग। बीच में हम स्प्रिंग भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वॉल, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका, दिस विल बी द फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये वॉल स्प्रिंग को इधर खींच रही होगी, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल, और थर्ड लॉ के हिसाब से ये ब्लॉक स्प्रिंग को इधर खींच रहा होगा, दिस इज फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय ब्लॉक। ओके, अब हमें क्या पता चल गया कि हमारी स्प्रिंग पे, आप अगर स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता हूँ मैं यहाँ पे, आई एम यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ओके, ऑन स्प्रिंग। तो मैं क्या लिखूँगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग, एफ नेट ऑन स्प्रिंग must be equal to mass of spring into its acceleration. Now we know as ideal spring has 0 mass। तो कोई भी अगर मासलेस ऑब्जेक्ट आपको दे दी जाए तो उस पर नेट फोर्स आपका क्या आएगा, 0 आएगा। आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्योंकि मास ही 0 हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेलरेशन इट विल बी 0। सो व्हाट इट इम्प्लाइज कि ये जो दोनों फोर्स हैं, जो एफ एस डब्ल्यू वैक्टर है, दूसरा एफ एस बी वैक्टर है, ये इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है। यस, डायरेक्शन तो इनकी वैसे भी आपको अपोजिट दिख ही रही है। सो दिस सेज कि ये कुछ इस तरीके का आना चाहिए। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि दिस फोर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द टेंशन। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो स्प्रिंग है अपने दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। तो आप ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू। ऑलराइट, वेल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि स्प्रिंग में जो टेंशन है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देयर इज ए लॉ कॉल्ड हुक्स लॉ,
जो कि स्प्रिंग का जो फोर्स है या टेंशन इन स्प्रिंग को गवर्न करता है। अब ये लॉ कैसे फ्रेम होते हैं? तो लॉ एक्सपेरिमेंट से फ्रेम होते हैं। यस, आप रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी भी चीज़ को लेके और फिर उनके जो आउटकम्स हैं हम देखते हैं कि वो सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और वो पैटर्न को लॉ बना देते हैं। तो व्हाट इज हुक्स लॉ? इट सेज इफ deformation in a spring is small as compared to its natural length। मान लीजिए डिफॉर्मेशन x है और उसकी नेचुरल लेंथ l है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर x इज़ वेरी वेरी लेस देन l, इन दैट केस, सो एक ड्राइंग भी बना देते हैं। तो ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। तो कंसीडर दिस इज द नेचुरल लेंथ स्टेट, ठीक है। दिस ब्लॉक इज कैप्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। नाउ वी elongate it. It is elongated by how much? This much distance. You can check. So this is elongated by this distance called x. Alright, तो हम क्या बोलते हैं कि there will be a force acting on this block, force on block by spring, and this is nothing but spring force only. Yes, so what is Hooke's law? It is simply this spring force Fs, or you say tension in spring, is directly proportional to this x. Okay, अगर हम vectorially बात करें, so this is proportional to this minus of x. Okay, तो proportionality को हटा के हमने equality में convert कर दिया, so it comes minus of kx, where k is a constant, for a given spring, and does not depend on x. And what is x? X is deformation. What is x here? It is deformation. Alright, so for what this minus is all about, आप देखिए इस डायग्राम में, मैं जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है उसे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि x की डायरेक्शन राइट में है और जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे वो किधर लग रहा है? लेफ्ट में। यस, यानी x अगर पॉजिटिव लिया जाए तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। सेम वे मैं आपको कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पे। सपोज वी कंप्रेस्ड दिस स्प्रिंग लाइक दिस, सो इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो यहाँ पे है और ये इसकी एक्चुअल आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज द कंप्रेशन हियर, and force on this block by spring, again you can check here कि force या फिर x की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन राइट की तरफ है, यानी इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? एक माइनस। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम माइनस यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्शन अपने लॉजिक से डिसाइड कर लिया करेंगे कि अगर एलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग में तो स्प्रिंग पुल करेगी अपने एंड्स को, और अगर कंप्रेशन हुआ है तो स्प्रिंग पुश करेगी। और क्या ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा। नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान देने जैसी है कि हुक्स लॉ तभी वैलिड है जब आपका एक्स मच लेस देन एल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लेंथ ऑफ स्प्रिंग से 1 मीटर है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 1 मीटर है, ओके, एल हियर इज नेचुरल लेंथ, और आपने डिफॉर्मेशन उसमें कुछ 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस किया है, सो इट इज़ फेयर इनफ कि हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज़ क्वाइट लेस देन 1 मीटर। बट ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी लेंथ ऑफ नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 1 मीटर है और आपने डिफॉर्मेशन से 0.5 मीटर कर दिया, तब आप एक्सपेक्ट करें कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिफॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं होता है। बट ध्यान रहे, हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इतना ध्यान नहीं देंगे कि एक्स और एल कंपेरेबल है या नहीं है, तो थ्योरेटिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है के, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो
write it, this K here, K is called spring constant or stiffness of a spring. ठीक है, अब K किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये बात लिख लीजिए, K डिपेंड्स ऑन, तो K किस किस बात पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग। अब ज्योमेट्री में क्या आता है, ये सब आता है, कॉइल, ये जो कॉइल होता है स्प्रिंग में, ये कॉइल का डायामीटर कितना है, मीन्स दिस डिस्टेंस, यू नो, कैन, आई होप यू कैन चेक, दिस इज द डायामीटर ऑफ कॉइल। दूसरा एक किस बात पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है ये आपका मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग स्टील से मिलके बनी है, कॉपर से मिलके बनी है, या फिर कोई और मटेरियल से मिलके बनी है। थर्ड फैक्टर इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। रिमेंबर, के एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, यानी डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, और उसमें मैं 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन कर दूं तो के चेंज नहीं होगा, ओके। बट हाँ, सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, दूसरी स्प्रिंग है उसी मटेरियल की, उसी कॉइल डायामीटर के साथ, बट उसकी नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, तो इन दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो फैक्टर, फर्स्ट 2 फैक्टर्स, इनके बारे में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस फैक्टर की बात कर लेते हैं, दिस वन, थर्ड फैक्टर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है। मतलब अगर मेरे पास 2 स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, दे आर अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग, दिस इज स्प्रिंग 1 जिसकी नेचुरल लेंथ L1 है, और दूसरी स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, इनमें कोई एलोंगेशन नहीं किया गया, दिस इज स्प्रिंग 2 और इसकी नेचुरल लेंथ L2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो K1 है इस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड K2 will be inversely proportional to this. So if I write, if material and geometry of both springs is same, then I can write here K1 by K2 will be equal to L2 by L1. मतलब अब एक और चीज़, जिस स्प्रिंग का K ज़्यादा होता है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वो स्प्रिंग हार्ड होती है, इट इज़ हार्ड टू कंप्रेस। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, ठीक है। तो आप K ज़्यादा होने से क्या समझेंगे, तो ये समझ लेते हैं अपन, नोट, इसमें लिख सकते हैं अपन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K फॉर ए स्प्रिंग, harder it is to deformed। अब डिफॉर्मेशन में दोनों आ गए, कंप्रेशन एज वेल एज एलोंगेशन। समझते हैं इसे अपन। सपोज मेरे पास 2 स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक दूसरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। मैंने दोनों को सेम अमाउंट से डिफॉर्म किया, देखते रहिए। तो मैंने स्प्रिंग 1 को डिफॉर्म किया बाय सेम अमाउंट, सो यहाँ तक तो लिख लेते हैं अपन, ये नेचुरल लेंथ है इनकी, और मैंने इसको डिफॉर्म किया x से। वैसे ही मैंने स्प्रिंग 2 को, दिस इज माय स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 को भी डिफॉर्म किया सेम अमाउंट से, ठीक है, x। अब समझते हैं कि दोनों में जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा। तो ये स्प्रिंग पुल करेगी इधर की तरफ, सो इट विल बी F as1, इट विल बी F as2।
तो इसे बैलेंस करने के लिए आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा. दिस एफ एक्सटर्नल इज फोर्स exerted by you on 1 and on 2, and Fs1 Fs2 are spring force. So अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आपका Fs1 के इक्वल होगा, जिसे आप लिखोगे K1 इंटू एक्स. जैसे यहाँ पे आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो आपका Fs2 के इक्वल होगा, और जैसे आप लिखोगे K2 इंटू एक्स. ठीक है. सो अब आप देख लीजिए कि इफ़ K1 is greater than K2, then F external 1 will be greater than F external 2. तो ये क्या बताता है आपको कि आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है. तो आपको सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है. ठीक है. अच्छा, और इस नेचुरल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्प्रिंग की, उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा. तो छोटी स्प्रिंग्स हार्ड होती हैं, लंबी स्प्रिंग्स होती हैं जिनकी नेचुरल लेंथ ज़्यादा है ऑफ सेम मटेरियल, वो सॉफ्ट होती है, मतलब उनको इजी टू कंप्रेस एंड एलोंगेट कर सकते हैं अपन. ऑलराइट, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं अपन यहाँ पे बेस्ड ऑन स्प्रिंग्स. सो दो ब्लॉक्स है. ठीक है. दिस इज 2 kg ब्लॉक connected with a spring, and this is 3 kg block connected with the same spring. This spring is in natural length, okay, and spring constant of this spring is equal to 100 Newton per meter. Okay, one thing आप यहाँ पे और नोट कर लें. ठीक है. अबाउट स्प्रिंग कांस्टेंट जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. सो SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. तो आप कहाँ से जा सकते हैं, हुक्स लॉ से. तो आप K को क्या लिख सकते हैं, F का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई X का मैग्नीट्यूड. तो आपका जो SI यूनिट आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो आ जाएगी न्यूटन पर मीटर. इट इज़ बेसिकली न्यूटन पर मीटर. ठीक है. और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मतलब फोर्स, ml/2. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है, इट इज़ mlt-2 डिवाइडेड बाय लेंथ. सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी mt-2. दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला. ये दो बातें आप और नोट कर लें यहाँ पे. चलिए नीचे आते हैं अपन क्वेश्चन पे वापस. तो 2 kg 3 kg स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है. ठीक है. अब आपको मैं फर्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ, फाइंड फोर्स exerted by spring, force exerted by spring on both the blocks if 2 kg is shifted to right by say 2 centimeter and 3 kg is also shifted to right by 2 centimeter. वेल तो क्या बोल रहा है कि ये जो 2 kg ब्लॉक है उसे हमने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया बाय हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, और 3 kg को भी राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया बाय दिस 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड. तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ स्टेट है. दिस इज द नेचुरल लेंथ स्टेट ऑफ दिस स्प्रिंग. अब मैंने 2 kg को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया. यहाँ पे आ गया आपका 2 kg का ब्लॉक. जो 2 kg कितने से शिफ्ट कर दिया आपने, 2 सेंटीमीटर से. ऑलराइट. और आपने 3 kg को भी शिफ्ट कर दिया बाय हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, सेम.
सो आपका 3 kg कुछ इस तरीके से आ गया, है ना। तो बताओ मुझे, क्या स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ? नहीं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, वो कितना आ रहा है आपके पास? 0। इट इम्प्लाइज स्प्रिंग फोर्स विल बी 0। अब स्प्रिंग फोर्स 0 है, यानी टेंशन इन स्प्रिंग 0 है, तो फिर दोनों ब्लॉक्स पर भी कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। परफेक्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का अपन, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, सब कुछ वही है। यू हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स। बस थोड़ा सा चेंज है कि इफ़ इसमें बोल दिया 2 kg शिफ्टेड, मैं डायरेक्ट इतना ही लिख दे रहा हूँ, 2 kg इज शिफ्टेड टू राइट बाय 2 centimeter and 3 kg is shifted to left by 2 centimeter. Find forces on both of these blocks. Okay. Well, तो इसे भी अपन कर सकते हैं. Let's draw the original diagram, the natural length state of this. So it is 2 kgs, 3 kgs. Spring is in natural length. Okay. Here. Now, हमने शिफ्ट कर दिया 2 kg को, किधर शिफ्ट कर दिया? राइट में. So let's shift 2 kg to right by 2 centimeter. Okay. और जो 3 kg है उसे भी हमने किधर शिफ्ट कर दिया? 3 kg को भी हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, ठीक है। ओके, बाय द सेम 2 centimeter we shifted 3 kg to left. So can you just tell me what is the deformation in this spring? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना डिफॉर्म हो गई है? आराम से बता सकते हो आप. डिफॉर्मेशन इज 4 centimeter and spring is in under compression. Spring is under compression. और compressed spring क्या करती है? It push. तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये 2 kg को पुश करेगा, लेफ्ट की तरफ पुश करेगा. सो दिस इज फोर्स ऑन 2 kgs बाय स्प्रिंग. वैसे ही 3 kg को भी पुश करेगा. सो हियर इज फोर्स on 3 kg by spring. They will be equal. And how will you write these forces here? So here you will write this force as it will be equal to, magnitude में equal होंगे, equal to the spring force which is equal to K into the deformation. K is 100 Newton per meter and X is 4 centimeter. तो मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में. So 4 into 10 to the power minus 2. So I got the force as 4 Newton. Yes. If you want to find accelerations, then also you can do it. So what is acceleration of this 2 kg? If I ask you, say A1 and A2. So acceleration of 2 kg will be equal to 4 by 2. That is 2 meter per second square. F equal to ma लगा दिया. वैसे 3 kg का होगा 4 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है.